Hello students, how are you? My name is Dr. Jyoti Singh and today I am going to discuss with you the NCERT solutions for class 8 chapter number 7 कंजर्वेशन ऑफ प्लांट्स एंड एनिमल्स। तो इस चैप्टर के क्वेश्चन आंसर हम डिस्कस करते हैं। ये चैप्टर बहुत ही इंपॉर्टेंट है आपके टॉपिक में, आपके साइंस के सब्जेक्ट में, ठीक है। तो इसमें क्या है, नेचुरल चीज़ों की बात की गई है, नेचुरल हैबिटेट्स की बात की गई है। ह्यूमन बीइंग के अलावा भी इस धरती पे और भी प्राणी और भी जीव जंतु, एनिमल्स और प्लांट्स रहते हैं एंड दे आर इक्वली इम्पॉर्टेंट टू कंजर्व द अर्थ। नॉट ओनली ह्यूमन स्पीसीज़ ही सबसे ज़्यादा इंटेलिजेंट है, सबसे ज़्यादा डोमिनेटिंग है अर्थ पे। तो इसका मतलब यही नहीं है कि हमारे लिए ही अर्थ है, अर्थ सबके लिए है। और अगर सब कोई अर्थ पे नहीं रहेगा तो हम भी नहीं रह पाएंगे आगे आने वाले फ्यूचर में, ठीक है। सो ये ही अंडरस्टैंडिंग डेवलप करने के लिए ये चैप्टर आपके बुक में, सिलेबस में इंक्लूड किया गया है। और ये चैप्टर भी उतना ही इम्पॉर्टेंट है जितना कि आपका डाइजेस्टिव सिस्टम, सर्कुलेटरी सिस्टम, या लाइट, या फ्रिक्शन, या फिजिक्स, या केमिस्ट्री, ठीक है। जो कोर सब्जेक्ट जिसको आपको बहुत टफ लगता है, आप उसको बार बार पढ़ते हो, लेकिन ये ईजी सा चैप्टर है, इसको आप बोर्ड समझते हो और पढ़ते नहीं हो, लेकिन क्वेश्चन इससे भी आते हैं और बहुत सारे आते हैं, ठीक है। सो चलिए डिस्कस करते हैं। जो इसका पहला क्वेश्चन है वो है फिल इन द ब्लैंक्स। अ प्लेस वेयर एनिमल्स आर प्रोटेक्टेड इन देयर नेचुरल हैबिटेट इज कॉल्ड। वो जगह जहाँ पे कि एनिमल्स को उनके नेचुरल हैबिटेट में प्रोटेक्ट किया जाता है, जैसे कि जिसको हम क्या कहते हैं, वाइल्ड लाइफ सेंचुरी, या फिर हम उसको सेंचुरी कह सकते हैं, ठीक है। नेचुरल हैबिटेट मतलब जैसे कि वो नेचुरली रहते हैं, ठीक है। जैसे जिस जंगल में रहते हैं उसी जंगल को हमने वाइल्ड लाइफ सेंचुरी का दर्जा दे दिया और वहाँ पे पोचिंग, शिकार, इन सब चीज़ों को वहाँ पे रोक लगा दी, फॉरेस्ट गार्ड्स रख दिए, ठीक है। तो उस जगह को हम क्या कहते हैं, वाइल्ड लाइफ सेंचुरी। फाइन। दूसरा इसमें फिल इन द ब्लैंक्स है स्पीसीज फाउंड ओनली इन ए पर्टिकुलर एरिया आर नोन एज। तो वो स्पीसीज, प्लांट्स एज वेल एज एनिमल्स। तो यहाँ स्पीसीज से मतलब वो जातियाँ, प्रजातियाँ, स्पीसीज का मतलब होता है, तो वो प्लांट्स की भी हो सकती हैं और एनिमल्स की भी हो सकती हैं, ठीक है। तो वो स्पीसीज जो किसी पर्टिकुलर एरिया में ही पाई जाती हैं उनको क्या कहते हैं उनको हम कहते हैं एंडेमिक स्पीसीज। वो वहाँ के लिए एंडेमिक हैं, ठीक है, वहीं पे पाई जाती हैं नेचुरली और कहीं नहीं पाई जाती हैं, ठीक है। तीसरा है माइग्रेटरी बर्ड्स फ्लाई टू फार अवे प्लेसेस बिकॉज ऑफ डैश चेंजेस। तो माइग्रेटरी बर्ड्स जैसे आप इंडिया में भी देखती हो कि अक्टूबर नवंबर से बहुत सारी माइग्रेटरी बर्ड्स जो हैं इंडिया में आना शुरू हो जाती हैं और वो यूरोपियन कंट्री से आती हैं, रशिया से आती हैं, क्योंकि वहाँ के देशों में इस समय सर्दियों के समय में -30, -40 ऐसे टेम्परेचर पहुँच जाता है, ठीक है। तो ऐसे कंडीशंस में वो बर्ड्स वहाँ पे सरवाइव नहीं कर पाती हैं, ठीक है, उनको कम ठंडी चाहिए होती है। तो इंडिया में कंपैरेटिवली उतनी ठंड नहीं पड़ती है जितनी कि वहाँ पे -40 तो टेम्परेचर नहीं रीच करता इंडिया में। तो इसलिए वो बर्ड्स यहाँ आती हैं, यहाँ पे ब्रीडिंग करती हैं, मतलब अपने जैसे नए ऑर्गेनिज्म अपने बच्चे पैदा करती हैं, ठीक है। तो बेसिकली वो वहाँ से यहाँ इसलिए आती हैं बिकॉज ऑफ द क्लाइमेटिक चेंजेस। यहाँ का क्लाइमेट अब उनके लिए सूटेबल हो जाता है, लेकिन फिर जैसे ही यहाँ पे गर्मियाँ आती हैं वो वापस अपने देशों को लौट जाती हैं। फाइन। सो अब हम देखते हैं क्वेश्चन नंबर 2। डिफ्रेंशिएट बिटवीन द फॉलोइंग। ये कुछ वर्ड्स नीचे दिए गए हैं जो कि लगभग आपको लगेगा कि लेमन लैंग्वेज में कि ये दोनों तो एक जैसे ही हैं, दोनों में तो एक ही जैसा है, इसमें डिफरेंस क्या है। तो यही डिफ्रेंशिएट हमें करना है कि इनमें डिफरेंस क्या है। जैसे कि जो पहला है वो है वाइल्ड लाइफ सेंचुरी एंड बायोस्फीयर रिजर्व। तो वाइल्ड लाइफ सेंचुरी और बायोस्फीयर रिजर्व में क्या अंतर है। तो सबसे पहले मैं बता दूं कि वाइल्ड लाइफ सेंचुरी जनरली जैसे किसी एक एनिमल या किसी बर्ड या किसी एक स्पीसीज स्पेसिफिक हो सकती है, और जबकि बायोस्फीयर रिजर्व क्या है, वो ऑल टुगेदर सारे प्लांट्स, एनिमल्स, सबको ऑल टुगेदर कंजर्व करने की कोशिश करती है। तो बायोस्फीयर रिजर्व एक बड़ा एरिया, काफ़ी बड़ा एरिया है। एक बायोस्फीयर रिजर्व के अंदर कई वाइल्ड लाइफ सेंचुरीज आ सकती हैं, ठीक है। तो जैसे एक बड़ा बायोस्फीयर रिजर्व है, उसका कुछ एरिया हमने इस तरह के, जैसे कि वाइल्ड लाइफ सेंचुरी बायोस्फीयर रिजर्व में, जैसे कि एक बायोस्फीयर रिजर्व है उसमें नदी बह रही है इतने किलोमीटर के एरिया में, तो उस जगह पे हमने क्रोकोडाइल को कंजर्व कर दिया है ना।
फिर आगे उसी बायोस्फीयर रिजर्व में आगे बुशेस हैं, छोटी छोटी पहाड़ियाँ हैं, वहाँ पे हमने टाइगर्स को कंजर्व कर रखा है। तो इस तरीके से एक बायोस्फीयर रिजर्व में कई वाइल्ड लाइफ सेंचुरीज आ सकती हैं। तो अगर हम पॉइंट वाइज देखें कि डिफरेंस क्या है दोनों में, तो इस तरीके से हम देख सकते हैं कि वाइल्ड लाइफ सेंचुरी में देखिए, इट इज़ एन एरिया विद इन विच एनिमल्स आर प्रोटेक्टेड फ्रॉम पॉसिबल डेंजर सच एज हंटिंग, देयर हैबिटेट इज ऑल्सो कंजर्व इन दिस एरिया। तो वाइल्ड लाइफ सेंचुरी एक नेचुरल जंगल है, उसको किसी ने बनाया नहीं, वो ऑलरेडी जंगल था ही, बस उसको हमने प्रोटेक्शन दे दिया है और वहाँ पे कोई भी हंटिंग नहीं हो सकती, कोई भी पोचिंग नहीं हो सकती है। वाइल्ड लाइफ सेंचुरी में जाने के लिए आपको प्रायर परमिशंस लेनी पड़ेंगी, ऐसे बिना परमिशन के आप वहाँ नहीं जा सकते हो, ठीक है। और बायोस्फीयर रिजर्व में भी यही बात है कि इट इज़ अ लार्ज प्रोटेक्टेड एरिया कंस्ट्रक्टेड फॉर द कंजर्वेशन ऑफ बायोडाइवर्सिटी। तो बायोस्फीयर रिजर्व में बायोडाइवर्सिटी को, मतलब इसमें जो उसमें उस बायोस्फीयर रिजर्व में जो प्लांट्स हैं, जो एनिमल्स हैं, केवल एक एनिमल नहीं, बाकी सारे डाइवर्स फॉर्म ऑफ एनिमल, सबको प्रोटेक्शन है, हर एक चीज़ को। अब जैसे कि इट प्रोवाइड प्रोटेक्शन एंड सूटेबल लिविंग कंडीशंस टू वाइल्ड एनिमल्स, तो वाइल्ड एनिमल्स को प्रोटेक्शन दिया जाता है और जो उनकी लिविंग कंडीशंस होती हैं उसको मतलब एक निगरानी रखी जाती है कि किसी तरह की डिजीज़ तो नहीं फैल गई है या कोई और बात तो नहीं है, ठीक है। उनकी काउंटिंग पे नज़र रखा जाता है, उनकी संख्या पे नज़र रखा जाता है। जबकि बायोस्फीयर रिजर्व में ऐसा नहीं है, बायोस्फीयर रिजर्व में उनको स्वतंत्र, मतलब दोनों में ही वो दोनों ही आज़ाद रहते हैं। बट जैसे वाइल्ड लाइफ सेंचुरी किसी जैसे टाइगर रिजर्व आपने सुना होगा, टाइगर्स के लिए, क्योंकि टाइगर्स की संख्या बहुत कम हो गई थी, इसलिए उसी बायोस्फीयर रिजर्व में एक हिस्सा टाइगर वाइल्ड लाइफ सेंचुरी बनाया गया है, ठीक है। It helps in the conservation of various life forms such as plants, animals and microorganisms. तो बायोस्फीयर रिजर्व ऑल टुगेदर वर्क करता है, ठीक है। अब जैसे कि एक एग्जांपल, जैसे मैंने कहा, पंचमढ़ी सेंचुरी इज़ अ वाइल्ड लाइफ सेंचुरी, पंचमढ़ी बायोस्फीयर रिजर्व इज़ ए पॉपुलर बायोस्फीयर रिजर्व। तो पंचमढ़ी में जो बायोस्फीयर रिजर्व है उसी के अंदर पंचमढ़ी वाइल्ड लाइफ सेंचुरी भी आती है। फाइन, अब हम देखते हैं जू और वाइल्ड लाइफ सेंचुरी में डिफरेंस, कि जू क्या है और वाइल्ड लाइफ सेंचुरी क्या है। तो जू जो होता है वो एक आर्टिफिशियल सेटअप होता है, ठीक है। जू इट इज़ ए फैसिलिटी इन विच एनिमल्स आर केप्ट फॉर पब्लिक एग्जीबिशन। जैसे हम जाते हैं ना चिड़ियाघर, जिसको जू कह रहे हैं, वहाँ पे जाके हम देखते हैं वहाँ पे कौन से एनिमल्स हैं, तो एक आपका मतलब उनसे परिचय कराया जाता है कि ये एनिमल्स ऐसे दिखते हैं, ठीक है, फॉर एंटरटेनमेंट पर्पस, ठीक है, इसलिए उनको चिड़ियाघर में रखा जाता है। और जो वाइल्ड लाइफ सेंचुरी क्या है, वो एक नेचुरल हैबिटेट है, वो जू की तरह नहीं होता है। इट इज़ एन एरिया विद इन विच एनिमल्स आर प्रोटेक्टेड फ्रॉम पॉसिबल डेंजर सच एज हंटिंग, देयर हैबिटेट इज ऑल्सो कंजर्व इन दिस एरिया। तो वाइल्ड लाइफ सेंचुरी में जो एनिमल्स होते हैं वो अपने नेचुरल हैबिटेट में रहते हैं, वो खुद से अपना शिकार करते हैं, खुद ही सब कुछ करते हैं, बस उस एरिया को, कुछ किलोमीटर्स के एरिया को जो है प्रोटेक्शन दिया गया है ताकि कोई उनका जाके मार न दे, कोई उनको शिकार न कर दे। पर जू में ऐसा नहीं है, जू में वो शिकार नहीं कर सकते, उनको खाना प्रोवाइड किया जाता है, ठीक है। सो इट इज़ एन आर्टिफिशियल हैबिटेट। जू जो होता है वो एक आर्टिफिशियल हैबिटेट है, वाइल जो वाइल्ड लाइफ सेंचुरी है इट कंजर्व्स द नेचुरल हैबिटेट ऑफ एनिमल्स। तो जो वाइल्ड लाइफ सेंचुरी है वो एनिमल्स के नेचुरल हैबिटेट को कंजर्व करती है। अब तीसरा जो है सी, वो है इंडेंजर्ड स्पीसीज और एक्सटिंक्ट स्पीसीज। इंडेंजर्ड मतलब जिनके ऊपर बहुत खतरा मंडरा रहा है कि वो ख़त्म हो जाएंगी, एक्सटिंक्ट हो जाएंगी। और एक्सटिंक्ट मतलब जो ख़त्म हो चुकी हैं। बहुत सारी स्पीसीज़ ऐसी हैं जानवरों की और प्लांट्स की जो कि ख़त्म हो चुकी हैं, और बहुत सारी तो ऐसी हैं जिनको कि हमने खोजा ही नहीं और खोजने से पहले वो ख़त्म हो चुकी हैं, क्योंकि हम ह्यूमन जो है बहुत ज़्यादा फास्ट ग्रो कर रहे हैं और हम केवल अपने ग्रोथ के बारे में सोच रहे हैं, हम एनवायरनमेंट के बारे में नहीं सोच रहे हैं इस वजह से, ठीक है। तो इंडेंजर्ड स्पीसीज़ क्या है? इट इज़ ए पॉपुलेशन ऑफ स्पीसीज़ दैट इज़ ऑन द वर्ज ऑफ बिकमिंग एक्सटिंक्ट, जो बिल्कुल ख़त्म होने के कगार पे है, वर्ज कगार पे होना, ठीक है। और एक्सटिंक्ट स्पीसीज़ का मतलब होता है इट इज़ ए पॉपुलेशन ऑफ स्पीसीज़ दैट नो लॉन्गर एग्जिस्ट, हैंस इट इज़ एक्सटिंक्ट। तो एक्सटिंक्ट स्पीसीज़ वो स्पीसीज़ होती है जो कि अब है ही नहीं, धरती पे उसका एक भी प्राणी, एक भी ऑर्गेनिज्म बचा नहीं है, अब वो वाइप आउट हो चुकी है, ठीक है, जंगलों में अब वो नहीं मिलती हैं।
और इंडेंजर्ड स्पीसीज़ के एग्जांपल्स हैं जैसे ब्लू व्हेल, टाइगर, लियोपोर्ड एक्सेट्रा आर एग्जाम्पल्स ऑफ इंडेंजर्ड स्पीसीज़। तो ये कुछ स्पीसीज़ हैं जो कि इंडेंजर्ड है, ख़त्म होने के कगार पे, इसी वजह से इनको स्पेशल प्रोटेक्शन मिला हुआ है। ठीक है, अब जैसे एक्सटिंक्ट स्पीसीज़ में आप देख सकते हैं डोडो एक फ्रॉग है, ठीक है, वो भी ख़त्म हो चुका है। पैसेंजर पिजन एक्सेट्रा आर एग्जाम्पल्स ऑफ एक्सटिंक्ट स्पीसीज़। तो ये कुछ स्पीसीज़ हैं जो कि अब एक्सटिंक्ट हो चुके हैं। ठीक है, अब डी जो है वो है फ्लोरा एंड फोना। फोना इधर लिखना था, इधर लिखा गया है। ठीक है, फ्लोरा एंड फोना, फ्लोरा मतलब होता है प्लांट्स और फोना मतलब होता है एनिमल्स। ठीक है, सो इट रेफर्स टू ऑल लिविंग प्लांट्स इन ए पर्टिकुलर एरिया। फ्लोरा मतलब होता है जो भी उस एरिया के पेड़ पौधे हैं उनको हम फ्लोरा कहते हैं, और किसी भी एरिया के जो लोकलाइट एनिमल्स होते हैं उनको हम फोना कहते हैं। इट रेफर्स टू ऑल एनिमल्स लिविंग इन ए पर्टिकुलर एरिया। जैसे कि फ्लोरा क्या है, साल, टीक, मैंगो एक्सेट्रा फॉर्म द फ्लोरा ऑफ पंचमढ़ी बायोस्फीयर रिजर्व। पंचमढ़ी बायोस्फीयर रिजर्व के फ्लोरा ये हैं। ठीक है, और वहीं लियोपोर्ड, वुल्फ, वाइल्ड डॉग एक्सेट्रा फॉर्म द फॉना ऑफ पंचमढ़ी बायोस्फीयर रिजर्व। तो ये वहाँ के फॉना है, मतलब फ्लोरा मतलब जो लोकलाइट प्लांट्स हैं, फॉना मतलब जो लोकलाइट एनिमल्स हैं किसी पर्टिकुलर एरिया में। ठीक है, वो और भी जगह पाए जा सकते हैं बट उस जगह के लिए वो लोकल हैं, ये मतलब है। ठीक है, और अब हम देखते हैं क्वेश्चन नंबर 3। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 3 में कहा गया है डिस्कस द इफेक्ट्स ऑफ डिफॉरेस्टेशन ऑन द फॉलोइंग। तो डिफॉरेस्टेशन का इफेक्ट तो सबके ऊपर होता है। ठीक है, पूरी अर्थ का जो हमारा इकोसिस्टम है वो एक तरीके से एक साइकिल की फॉर्म में है। अगर कोई एक चेन में भी थोड़ी सी डिस्टर्बेंस होती है तो पूरा का पूरा वो चेन में वो दिखती है, उसका असर दिखता है। ठीक है, तो पेड़ पौधे जो हैं वो भी हमारे इस पूरे इकोसिस्टम का एक बहुत बड़ा और इम्पॉर्टेंट हिस्सा है। अगर हम पेड़ों को काटेंगे तो उसका असर और भी चीज़ों पे पड़ा है और आगे भी हमें देखने को मिल रहा है। ठीक है, तो अभी हमें डिस्कस यही करना है। डिफॉरेस्टेशन मतलब जंगलों का काटा जाना, कहने की प्रोसेस जो होती है वो डिफॉरेस्टेशन होती है। ठीक है, अब इसका इफेक्ट है वाइल्ड लाइफ एनिमल्स पे देखना है, इन्वायरमेंट पे देखना है, विलेजेस पे देखना है, सिटीज़ पे देखना है, अर्थ पे देखना है, एंड द नेक्स्ट जनरेशन पे देखना है। तो इफेक्ट ऑफ डिफॉरेस्टेशन हम देखेंगे सबसे पहले वाइल्ड लाइफ एंड वाइल्ड एनिमल्स के ऊपर। ठीक है, सो डिफॉरेस्टेशन इज द रिमूवल ऑफ ट्रीज और अदर वेजिटेशन फ्रॉम एन एरिया for industrial, agriculture and other purposes. Trees and other vegetation form the habitat of many animals. Hence, if the habitat of the animals is destroyed, then their number would automatically decline. तो wild animals जो जंगल में रहते हैं animals, उनके ऊपर सबसे पहला असर यही होगा कि अगर हम जंगल काट देंगे तो वो जंगल तो उनका घर है। ठीक है, उसी जंगल में वो शिकार करते हैं, उसी जंगल में वो रहते हैं, उसी जंगल में वो ब्रीड करते हैं, वही उनका एक घर है। अगर हम जंगल को ही काट देंगे तो हम उनका घर तोड़ देंगे, तो वो कहीं इधर जाएंगे उधर जाएंगे, तो कोई उनको गोली से मार देगा, कोई उनको शिकार कर लेगा, तो उनकी पॉपुलेशन धीरे धीरे कम हो जाएगी और वो एक दिन ख़त्म हो जाएंगे, है ना। तो वाइल्ड लाइफ जो एनिमल्स हैं, वाइल्ड एनिमल्स हैं, वो उनका पॉपुलेशन कम हो जाएगा अगर हम जंगल को काट देंगे तो। ठीक है, दूसरा इफेक्ट है इफेक्ट ऑफ डिफॉरेस्टेशन ऑन द इन्वायरमेंट। इन्वायरमेंट के ऊपर क्या असर पड़ेगा डिफॉरेस्टेशन, उसको देखते हैं हम। प्लांट एब्जॉर्ब CO2 फ्रॉम द एटमॉस्फेयर एंड परफॉर्म फोटोसिंथेसिस। तो जैसे हमको पता है कि प्लांट्स क्या लेते हैं, प्लांट्स कार्बन डाइऑक्साइड को अपने अंदर लेते हैं और उसको ग्लूकोज में कन्वर्ट कर देते हैं और बदले में हमें क्या देते हैं, हमें ऑक्सीजन देते हैं। ठीक है, तो जितना भी ऑक्सीजन आप धरती पे देख रहे हैं वो प्लांट्स के द्वारा दिया गया है। अगर प्लांट्स कट हो जाएंगे तो ये ऑक्सीजन में नहीं मिलेगी, पहली बात तो ये। दूसरी बात यह है कि जो CO2 हम गाड़ियाँ चला रहे हैं, मोटर व्हीकल्स चला रहे हैं, इंडस्ट्रीज़ खोल रहे हैं, तो उनसे जो भी धुआं निकलता है उसमें ज़्यादातर कार्बन डाइऑक्साइड का अमाउंट होता है। तो वो कार्बन डाइऑक्साइड जब पेड़ कट गए तो वो कार्बन डाइऑक्साइड एब्जॉर्ब कौन करेगा, तो धीरे धीरे CO2 का लेवल बढ़ जाएगा इन्वायरमेंट में। और CO2 क्या है, CO2 एक ग्रीन हाउस गैस है, मतलब ये CO2 जो है क्या करती है कि ये सूरज की जो गर्मी है उसको अपने अंदर सोख लेती है, उसको बाहर नहीं जाने देती है, तो इससे अर्थ का टेम्परेचर बढ़ने लगता है। इसी को कहते हैं ग्रीन हाउस इफेक्ट।
ठीक है। तो इस इफेक्ट को ग्रीन हाउस इफेक्ट कहते हैं। इससे अर्थ का टेम्परेचर बढ़ता है और फिर वाटर साइकिल गड़बड़ा जाती है। फिर जब बारिश होनी होती है तब बारिश होती नहीं है, और जब नहीं होनी होती तभी होती है। तो इसीलिए कई इलाकों पे सूखा पड़ जाता है, कई इलाकों पे बहुत ज़्यादा बाढ़ आ जाती है, पूरा रेनफॉल पैटर्न डिस्टर्ब हो जाता है, फसलें बर्बाद हो जाती हैं। तो एक तरीके से पेड़ काटने से देखिए कितना नुकसान हो गया इन्वायरमेंट का, ठीक है। So the plants absorb CO2 from the atmosphere to perform photosynthesis. If plants are destroyed, then the level of CO2 in the atmosphere will rise. As a result, CO2 will trap more heat radiations, thereby adding to global warming. तो CO2 क्योंकि ग्रीन हाउस गैस है, इस वजह से ये जो है CO2 एब्जॉर्व कर लेती है हीट, सूरज की किरणों को एब्जॉर्व कर लेती है और उसको बाहर जाने नहीं देती है। अगर CO2 का ही अमाउंट ज़्यादा होगा तो बहुत ज़्यादा हीट हो जाएगा हमारे अर्थ पे, ठीक है। एंड इंक्रीज इन द टेम्परेचर ऑफ द अर्थ विल डिस्टर्ब द नेचुरल वाटर साइकिल। एज अ रिजल्ट देयर विल बी चेंज इन द रेनफॉल पैटर्न। रेनफॉल पैटर्न में बदलाव आ जाएगा, ठीक है। दिस कुड लीड टू फ्लड्स और ड्रॉट। तो या तो सूखा पड़ेगा या तो बाढ़ आ जाएगी, ठीक है। अब हम देखते हैं थर्ड पॉइंट, वो है इफेक्ट ऑफ डिफॉरेस्टेशन ऑन विलेजेस। गाँवों पे क्या असर पड़ेगा, विलेजेस के ऊपर क्या असर पड़ेगा डिफॉरेस्टेशन का। सो रूट्स ऑफ प्लांट्स होल्ड सॉइल पार्टिकल्स टुगेदर, ठीक है। आपको पता है कि जो पेड़ होते हैं उनकी जड़ी बहुत डीप अंदर, जड़ें जो है काफ़ी लंबी होती हैं ज़मीन के अंदर तक, और वो जकड़े हुए रहती हैं मिट्टी को बहने नहीं देती। जैसे बारिश आई तो मिट्टी बह के नहीं जाती जहाँ पे पेड़ होते हैं, या बहुत तेज़ आंधी तूफान आया तो मिट्टी उड़ के एक जगह से दूसरी जगह नहीं जाती है ना, तो होल्ड किए रहते हैं। और साथ ही साथ इन जड़ों में बहुत सारे माइक्रो ऑर्गेनिजम्स रहते हैं जो कि पेड़ से अपना न्यूट्रिशन लेते हैं और इसके बदले में सॉइल में कुछ ऐसे कंपाउंड्स रिलीज़ करते हैं जो कि सॉइल की फर्टिलिटी को बढ़ाता है, ठीक है। तो अगर पेड़ काट देंगे तो मिट्टी का जो होल्ड है, ठीक है, वो नहीं ख़त्म हो जाएगा। मिट्टी, अब पानी आएगा तो मिट्टी बह के चली जाएगी कहीं और, हवा चलेगी तो मिट्टी उड़ के चली जाएगी। जो माइक्रो ऑर्गेनिज्म ग्रो कर रहे थे और सॉइल की फर्टिलिटी को बढ़ा रहे थे वो भी मर जाएंगे क्योंकि वो पेड़ के ऊपर डिपेंडेंट थे। तो एक तरीके से देखिए कि सॉइल की फर्टिलिटी कम हो गई ओवरऑल, ठीक है। So in the absence of plants, the top layer of the soil will be easily removed by the action of high speed winds or water flow, जैसा हमने कहा, ठीक है। Thus deforestation increases the chances of soil erosion, मिट्टी के कटाव को बढ़ाता है either by water or by wind, ठीक है। As a result, soil loses humus and become less fertile. तो टॉप लेयर सॉइल उड़ जाएगी, बह जाएगी, और जो माइक्रो ऑर्गेनिज्म उसकी फर्टिलिटी को बढ़ाते ही थे, मेंटेन रखते थे, वो भी मर जाएंगे। तो वो लेस फर्टाइल हो जाएगी, इनफर्टाइल हो जाएगी धीरे धीरे, ठीक है। Hence, a fertile land which is a source of living for farmers in villages get converted into a desert. तो वो जो फर्टाइल लैंड था वो एक डेजर्ट में कन्वर्ट हो जाएगा, है ना। अब हम देखते हैं इफेक्ट ऑफ डिफॉरेस्टेशन ऑन सिटीज़, ठीक है। सो डिफॉरेस्टेशन इन सिटीज़ कैन इंक्रीज द रिस्क ऑफ मेनी नेचुरल कैलेमिटीज सच एज फ्लड्स एंड ड्रॉट इन दैट एरिया। सिटीज़ में क्या इफेक्ट पड़ेगा कि फ्लड्स आ सकती हैं, सूखा पड़ सकता है, ठीक है। ऑल्सो इट कैन लीड टू ग्लोबल वार्मिंग ड्यू टू इंक्रीज इन द लेवल ऑफ CO2 इन द एटमॉस्फेयर एज अ रिजल्ट ऑफ वेहिकुलर एंड इंडस्ट्रियल पोल्यूशन। तो व्हीकल से बहुत सारा धुआं निकलता है, इंडस्ट्री से बहुत सारा धुआं निकलता है, और ये दोनों ज़्यादा अमाउंट में कहाँ रहते हैं, सिटीज़ में रहते हैं, ठीक है। तो सिटीज़ का टेम्परेचर बहुत ज़्यादा हो जाएगा, सिटीज़ में बहुत ज़्यादा गर्मी हो जाएगी, ठीक है, और वहाँ पे रेनफॉल पैटर्न भी गड़बड़ हो जाएगी उस सिटी का, ठीक है। दिस इंक्रीज इन टेम्परेचर कैन डिस्टर्ब द नेचुरल वाटर साइकिल ऑफ एन एरिया, ठीक है। इस वजह से सिटीज़ में भी आप देखना होगा कि गाँव के एरिया साइड में बारिश होती है, सिटीज़ के उधर साइड में बारिश ही नहीं होती है ना, ये भी आपको देखने को मिल सकता है। और इफेक्ट ऑफ डिफॉरेस्टेशन ऑन अर्थ, ई जो है फिफ्थ पॉइंट जो है हम वो देखेंगे, इफेक्ट ऑफ डिफॉरेस्टेशन ऑन अर्थ के ऊपर क्या असर पड़ रहा है डिफॉरेस्टेशन का, ठीक है। एज अ रिजल्ट ऑफ डिफॉरेस्टेशन चेंजेस इन डेजर्टिफिकेशन, ड्रॉट, फ्लड एटसेट्रा इंक्रीज। तो डिफॉरेस्टेशन की वजह से डेजर्टिफिकेशन, जैसे मरुस्थल हो जा रही है, मिट्टी बहुत दिनों तक उस पर कुछ उग नहीं रहा है, कुछ हो नहीं रहा था, वो डेजर्ट में कन्वर्ट हो जा रही है, ठीक है। सूखा पड़ जा रहा है, बाढ़ आ रही है, तो उससे क्या होगा कि डिफॉरेस्टेशन कैन ऑल्सो इंक्रीज द लेवल ऑफ CO2 इन द अर्थ।
It will lead to an increase in temperature, that is global warming. As a result, the entire natural water cycle will get disrupted. This again increases the risk of natural calamities. तो अर्थ के ऊपर यही असर पड़ेगा कि अर्थ के ऊपर नेचुरल क्लैमिटीज, सूखा पड़ना, बाढ़ आना, ठीक है, डेजर्टिफिकेशन होना, और बहुत ठंड पड़ना, बहुत गर्मी पड़ना, एक्सट्रीमिटीज़ की तरफ जो है अर्थ का जो है नेचर हो जाएगा, ठीक है, और जो कि बहुत सारे लिविंग ऑर्गेनिजम्स के सस्टेनेबल लिविंग के लिए अच्छा नहीं है ना। बहुत सारे वाइल्ड लाइफ एनिमल्स और इवन ह्यूमंस की लाइफ के लिए अच्छा नहीं है एक्सट्रीम्स की तरफ। हम एक ऑप्टिमम एक टेम्परेचर चाहिए रहने के लिए, ऑप्टिमम पानी चाहिए, ऑप्टिमम सूखा भी चाहिए, ठीक है, हर चीज़ एक ऑप्टिमम लेवल पे चाहिए। लेकिन अगर हम डेजर्टिफिकेशन या हम कहें कि डिफॉरेस्टेशन का जो इफ़ेक्ट देख रहे हैं, ये क्या कर रहा है, ये एक्सट्रीम्स की तरफ ले जा रहा है। बहुत हाई टेम्परेचर, बहुत ठंड पड़ना, बहुत बारिश होना, बहुत सूखा पड़ना, तो ये जीवन के लिए अच्छा नहीं है, ठीक है। सो अब हम देखते हैं लास्ट 6th पॉइंट, इफ़ेक्ट ऑफ डिफॉरेस्टेशन ऑन द नेक्स्ट जनरेशन, जो आने वाली जनरेशन है, ठीक है। जैसे कि आप बच्चे हैं, जब आप बड़े होंगे, जब आप 30 ईयर्स के होंगे, 40 ईयर्स के होंगे, तो आपको इसका इफ़ेक्ट और ज़्यादा मैग्नीफाइड वे में दिखेगा। जैसा अब है, आज से 10 साल बाद और ज़्यादा इन सब चीज़ों का लेवल होगा अगर हम अभी से नहीं संभले तो, ठीक है। सो डिफॉरेस्टेशन इज स्लोली चेंजिंग अवर इन्वायरमेंटल कंडीशंस। धीरे धीरे काफ़ी इन्वायरमेंटल कंडीशंस पिछले 20 साल में तो बहुत ही ज़्यादा बदल गई हैं, ठीक है। जहाँ कभी खेत थे, जंगल थे, अब वहाँ बड़ी बड़ी बिल्डिंग्स बन गई हैं, कॉम्प्लेक्सेस बन गए, आपने खुद ही ये देखा होगा, है ना। सो इट इज़ रिस्पॉन्सिबल फॉर ग्लोबल वार्मिंग, सॉइल इरोजन, ग्रीन हाउस इफेक्ट। तो ये बहुत सारे टर्म्स जो है आप सुन रहे हैं, ये इन टर्म्स की डेफिनेशन भी आपको याद होनी चाहिए। जैसे कि व्हाट इज़ ग्लोबल वार्मिंग, ठीक है। सो इंक्रीज इन द ग्रीन हाउस गैसेज लाइक CO2, मीथेन, इथेन लीड्स टू द ग्लोबल वार्मिंग, ठीक है। इन ग्लोबल वार्मिंग such gases, greenhouse gases trap the heat energy from the sun and does not allow to escape it, ठीक है। सो इस वजह से अर्थ का टेम्परेचर बढ़ रहा है और इसको हम कहते हैं ग्लोबल वार्मिंग, ठीक है। इसकी एक स्टैंडर्ड डेफिनेशन आपको पता होनी चाहिए। सॉइल इरोजन, ग्रीन हाउस इफेक्ट, ग्रीन हाउस इफेक्ट भी इसी को कहते हैं कि जो CO2 गैसेज हैं इनको ग्रीन हाउस गैसेज कहते हैं और ये अर्थ के टेम्परेचर को बढ़ाते हैं, इसी को ग्रीन हाउस इफेक्ट कहा जाता है, ठीक है। ड्रॉट, floods and many other global problems. As a result, the next generation will have to face severe consequences of deforestation. तो जितना हम अभी झेल रहे हैं डिफॉरेस्टेशन के consequences, नेक्स्ट जनरेशन को और ज़्यादा हो सकता है, इससे भी ज़्यादा प्रॉब्लम्स ज़्यादा फेस करनी पड़े, ठीक है, और ज़्यादा वो मैग्नीफाइड वे में उनको मिले। सो अब हम देखते हैं क्वेश्चन नंबर 4, व्हाट विल हैपन इफ़ we go on cutting trees, the habitat of an animal is disrupted, the top layer of soil is exposed. तो क्या हो अगर we go on cutting trees, अगर हम इसी रफ्तार से पेड़ काटते जाएं तो क्या होगा, आखिर में एक दिन कहाँ हम जाके रुकेंगे, क्या हमको देखने को मिलेगा। सो इफ़ वी गो ऑन कटिंग ट्रीज, द नेचुरल हैबिटेट ऑफ मेनी एनिमल्स विड गेट कम्प्लीटली डिस्ट्रॉयड। तो बहुत सारे एनिमल्स का नेचुरल जो हैबिटेट है, जो घर है जहाँ वो रहते हैं, वो हमेशा के लिए डिस्ट्रॉय हो जाएगा, ठीक है। एज ए रिजल्ट द बायोडाइवर्सिटी मतलब एक जगह पे बहुत तरह तरह के चीज़ों का रहना, बहुत तरह तरह के प्लांट्स, बहुत तरह तरह के लिविंग ऑर्गेनिजम्स का रहना, ठीक है। जैसे कि आप कह सकते हो कि एक जगह है, वहाँ पे केवल जो है अगर आप बहुत लेमैन लैंग्वेज में समझना चाहो तो जैसे एक जगह वहाँ पे सबके सब लोग जो हैं नॉन वेजिटेरियन हैं, सबको मुर्गा चाहिए खाने के लिए, तो क्या होगा, वो सारे मुर्गे ख़त्म हो जाएंगे और जो आपकी वीट है, राइस है, ये सब पड़ी रहेगी, है ना। लेकिन अगर सब लोग मुर्गा ना खाएं और जो है कुछ लोग उसमें वेजिटेरियन बन जाए, है ना, तो सस्टेनेबल डेवलपमेंट होगा। तो कहने का मतलब डाइवर्स होना चाहिए हर, अगर हमारा जो जीना है, जो हम जी रहे हैं अर्थ के ऊपर अभी तक बने हुए हैं, वो इसलिए क्योंकि हम सब एक जैसे नहीं हैं। अगर हम सब के सब एक जैसे हो जाएंगे, डाइवर्स नहीं होंगे, हमारी नीड्स बिल्कुल एक ही जैसी हो जाएंगी, हमारी चाह, इच्छाएं, महत्वाकांक्षाएं सब एक जैसी हो जाएंगी, तो देयर विल बी वेरी स्टिफ कंपटीशन और सब के सब वाइप आउट हो जाएंगे। तो हम जिंदा हैं अर्थ पे इसी वजह से, बिकॉज ऑफ आवर डाइवर्सिफिकेशन।
ओके। सो डाइवर्सिफिकेशन बहुत इम्पॉर्टेंट है। जैसे बहुत सारे माइक्रो ऑर्गेनिज्म जो है सड़े गले पे खाते हैं, सड़े गली चीज़ों के ऊपर ग्रो करते हैं। बहुत सारे माइक्रो ऑर्गेनिज्म जो है अर्थ से लेते हैं, बहुत सारे ऑर्गेनिज्म पानी में रहते हैं, तो डाइवर्स हैं। तो इस तरीके से जो न्यूट्रिएंट साइकिल है हमारी अर्थ की वो मेंटेन रहती है। फाइन। So, as a result, the biodiversity of many areas will be severely affected. Also, there will be an increase in the temperature of the earth as a result of global warming, which can disrupt the natural water cycle. As a result, there will be a change in the rainfall pattern. This could lead to floods or droughts. This will also increase the risk of soil erosion, desertification and natural calamities. Okay. सो अब हम देखते हैं इफ़ेक्ट जो है हैबिटेट ऑफ एन एनिमल इज़ डिस्टर्ब। क्या होगा अगर किसी एनिमल का जो हैबिटेट है उसको हम डिस्टर्ब कर दें, जंगल काट दें, ठीक है। सो द हैबिटेट ऑफ एन एनिमल प्रोवाइड इट विद नेसेसिटी सच एज शेल्टर, फूड एंड प्रोटेक्शन। तो जिस जंगल में रहता है उस तरह के जंगल में उसको आदत है उस तरह के पेड़ पौधों के बीच में रहने का, ठीक है। सो वो वहाँ पे शेल्टर, वहाँ उसका घर है, उसका फूड है, उसको प्रोटेक्शन मिलता है वहाँ पे। इफ़ द हैबिटेट ऑफ एन एनिमल इज़ डिस्टर्ब देन इट विल बी फोर्स टू गो टू अदर प्लेसेस इन सर्च ऑफ फूड एंड शेल्टर। जैसे आपने कई बार न्यूज़ में सुना होगा कि जंगल से ना टाइगर निकल कर रिहायशी इलाकों में आ गया है। उसको शौक है क्या रिहायशी इलाकों में आने का? नहीं, ऐसा नहीं है, ठीक है। कभी कभार गलती से आ जाता है, लेकिन वो इसलिए आता है क्योंकि उसको फूड की तलाश में वो निकलता है, क्योंकि उसके जंगल कट गए हैं, वो कहाँ जाए, ठीक है, इस वजह से। सो वो फोर्स हो जाते हैं, फोर्स टू गो टू अदर प्लेसेस इन सर्च ऑफ फूड एंड शेल्टर। द एनिमल्स कुड गेट किल्ड बाय अदर एनिमल्स इन दिस प्रोसेस। तो अपनी जान बचाने के लिए लोग उसको गोली से मार देते हैं, क्या करेंगे वो? तो इस प्रोसेस में वो धीरे धीरे करके ख़त्म हो जाते हैं, ठीक है। अब हम देखते हैं थर्ड पार्ट, वो है इफ़ द टॉप लेयर ऑफ द सॉइल इज एक्सपोज देन इट विल ग्रेजुअली एक्सपोज द लोअर लेयर ऑफ द सॉइल। अगर टॉप लेयर जो सॉइल है उसके ऊपर जो भी वेजिटेशन उसको कट कर दिया जाए तो वो धीरे धीरे मिट्टी और पानी के साथ उड़ जाएगी, ख़त्म हो जाएगी, और उसके नीचे वाली जो लेयर है, टॉप लेयर के नीचे वाली जो लेयर है वो एक्सपोज हो जाएगी, ऊपर आ जाएगी, ठीक है। सो विच इज़ अ हार्ड एंड रॉकी इन नेचर, जो कि जनरली हार्ड और रॉकी होते हैं, ठीक है, जो नीचे की टॉप लेयर के नीचे की जो सॉइल होती है। दिस टाइप ऑफ सॉइल इज़ लेस फर्टाइल एज इट कंटेन्स लेस ह्यूमस। और इस तरह की सॉइल फर्टाइल नहीं होती है, पथरीली होती है, वो उसमें प्लांट्स उतने अच्छे से नहीं उग सकते हैं, ठीक है। सो कंटिन्यूड सॉइल इरोजन विल मेक द लैंड बैरन और इनफर्टाइल। तो लगातार सॉइल इरोजन की वजह से जो लैंड है वो खाली एरिया जो है वो इनफर्टाइल होते जाएगा, ठीक है। अब हम देखते हैं क्वेश्चन नंबर 5 जो कि बहुत इम्पॉर्टेंट है। वो है कि आंसर इन ब्रीफ, छोटे में आपको आंसर देना है कि वाई शुड बी कंजर्व बायोडाइवर्सिटी। हमें बायोडाइवर्सिटी को क्यों कंजर्व करके रखना है? ऐसा क्यों ना हम कह दें कि सारे एनिमल्स को मार डालो, सारे चीता वीता को मार डालो, ये बहुत इंसानों को मारते हैं, खाते हैं, इनको मार देते हैं और हम जंगल वंगल काट के अच्छे से इंडस्ट्री बना के रहते। क्यों हम बायोडाइवर्सिटी को बचाने के चक्कर में लगे हुए हैं? हाँ, क्योंकि अर्थ केवल इंसानों के लिए नहीं है, अर्थ पे हर किसी का हक उतना ही है। बस ये है कि हम ज़्यादा जो है थोड़े से चालाक हैं इंसान। तो बात ये है कि अगर ये बायोडाइवर्सिटी नहीं रहेगी ना तो कुल मिला के तलवार इंसानों के ऊपर ही लटकी हुई है। हम बायोडाइवर्सिटी को बचाने के लिए कह ही इसे रहे हैं क्योंकि हमारी लाइफ उससे अफेक्ट हो रही है, ये हमारे लिए ही खतरे की बात है, इस वजह से हम कह रहे हैं। ऐसा नहीं है कि हमें अभी भी टाइगर की चिंता है। टाइगर की चिंता इसलिए है क्योंकि हम इतने ज़्यादा बुद्धिमान हैं कि हमने आगे का बहुत आगे का सोच लिया और अब हमको असली में बात पता चल गई है कि यार ये तो मर जाएगा तो हम भी मर जाएंगे। हम सब आपस में जुड़े हुए हैं, हम एक कड़ी में बंधे हुए हैं। अगर एक कड़ी भी टूटी तो देर सवेर सब के सब खत्म हो जाएंगे। दैट इज़ वाई we need to conserve the biodiversity, ठीक है। So biodiversity refers to the number and variety of various life forms such as plants, animals and microorganisms in an area. So biodiversity क्या होती है? biodiversity किसी एरिया में बहुत डिफरेंट तरह के प्लांट्स, डिफरेंट तरह के एनिमल्स, डिफरेंट तरह के माइक्रो ऑर्गेनिजम्स का जो सेट है
उसको हम बायोडाइवर्सिटी कहते हैं, ठीक है। सो प्लांट्स एंड एनिमल्स डिपेंड ऑन ईच अदर फॉर सर्वाइवल। प्लांट्स और एनिमल्स जो है एक दूसरे के ऊपर सर्वाइवल के लिए डिपेंडेंट है। आपने फूड वेब वाला तो डायग्राम याद होगा ना, फूड वेब वाला, ठीक है। उसमें आप देखिए कौन किसको खाता है, अगर उसका खाना ख़त्म हो जाएगा तो फिर वो कैसे जिएगा, है ना। तो इस वजह से दिस मीन्स दैट द डिस्ट्रक्शन ऑफ ईदर ऑफ द टू विल अफेक्ट द लाइफ ऑफ द अदर। Hence, we need to conserve biodiversity to maintain the balance of nature. अगर कोई एक भी कड़ी वहाँ से टूट जाएगी तो दूसरी कड़ी बहुत ज़्यादा इफेक्ट होगी और वो भी धीरे धीरे ख़त्म हो जाएगी। फाइन। सो अब हम देखते हैं कि जो दूसरा क्वेश्चन है कि प्रोटेक्टेड फॉरेस्ट आर ऑल्सो नॉट कम्प्लीटली सेफ फॉर वाइल्ड एनिमल्स। वाई? तो जो प्रोटेक्टेड हम वाइल्ड लाइफ सेंचुरीज़ की बात कर रहे हैं वो भी पूरी तरीके से सेफ़ नहीं है एनिमल्स के लिए। क्यों? तो क्या होता है, कई बार इल्लीगल पोचिंग होती है, बहुत सारे लोग इल्लीगली जा कर के, अब हमेशा हर समय पहरेदारी, क्योंकि वो एरिया बहुत बड़े होते हैं, ऐसा नहीं कि छोटा सा घर है जिसमें गार्ड्स लगा दिए, 10 तो सिक्योरिटी गार्ड्स लगा दिए और वो पहरा दे रहे हैं और अंदर एनिमल्स सुरक्षित है। वो एरिया बहुत बड़ा होता है, 5, 10, 20 किलोमीटर का पूरा एरिया होता है, बहुत बड़ा होता है, इससे भी बड़ा होता है, ठीक है। तो अब इतने बड़े एरिया को हमेशा निगरानी करना नहीं पॉसिबल है, करते हैं लोग, लेकिन कई बार इसमें चूक हो जाती है जिसकी वजह से इलीगल पोचर्स वहाँ पे शिकार कर लेते हैं, ठीक है। सो द प्रोटेक्टेड फॉरेस्ट आर नॉट कम्प्लीटली सेफ फॉर वाइल्ड एनिमल्स बिकॉज पीपल हु लिव नियर और एडजेसेंट टू फॉरेस्ट यूज रिसोर्सेज from forest to fulfill their own requirement. In this process, wild animals are killed and sold for lucrative amount of money. तो बहुत सारे लोग इलीगली जो है इन जानवरों का शिकार करते हैं और डिफरेंट पर्पसेस के लिए करते हैं, पैसे के लिए बेसिकली करते हैं, ठीक है। अब हम देखेंगे क्वेश्चन नंबर 5 का पोर्शन नंबर 3। सम ट्राइबल्स डिपेंड ऑन जंगल्स हाउ। कुछ ट्राइबल्स जो होते हैं वो जंगल के ऊपर ही डिपेंड करते हैं, कैसे? तो जो वो ट्राइबल पीपल होते हैं वो अभी भी पुराने समय के हिसाब से ही रह रहे हैं, मतलब अभी भी उनके पास मोबाइल फ़ोन्स नहीं हैं, अभी भी वो उनकी जो लाइफस्टाइल है, जो खाने पीने का तरीका है, जो उनके फेस्टिवल्स हैं, वो बिल्कुल अभी भी वैसे ही रह रहे हैं, ठीक है। तो जब उनकी लाइफस्टाइल वैसे ही है तो पुराने समय में वो जंगल के ऊपर ही डिपेंड थे, वो कंदमूल खाते थे, वो जंगल को पूजा करते थे, मतलब जंगल उनकी लाइफ का एक इंटीग्रल पार्ट है, मतलब बिना जंगल के वो अपनी लाइफ को इमेजिन ही नहीं कर सकते हैं, ठीक है। तो इस वजह से जो जंगल हैं वो बहुत ज़्यादा वो जंगल के ऊपर डिपेंडेंट है, ठीक है। सो ट्राइबल गैदर फूड फॉडर एंड फॉलन ब्रांचेस ऑफ ट्रीज फ्रॉम फॉरेस्ट, हैंस दे डिपेंड ऑन फॉरेस्ट फॉर देयर डेली रिक्वायरमेंट्स, ठीक है। तो अपनी डेली रिक्वायरमेंट्स के लिए ट्राइबल पीपल आर डिपेंडेंट अपॉन द फॉरेस्ट बिकॉज ऑफ देयर लाइफ स्टाइल। फाइन। अब हम देखते हैं डी, व्हाट आर द कॉजेज एंड कॉन्सिक्वेंसेज ऑफ डिफॉरेस्टेशन। डिफॉरेस्टेशन, जंगल कटने के क्या कारण हैं और इसके क्या परिणाम है, क्या कॉन्सिक्वेंसेज क्या हैं, क्या उसके दुष्परिणाम है, ठीक है। Forests are cleared for accommodating expanding urban areas and for fulfilling their ever increasing requirements. तो urbanization के लिए forest का cutting हो रही है, ठीक है। Forests are destroyed to clear land for crops and cattle grazing. तो बहुत सारे फॉरेस्ट को इसलिए क्लियर किया जा रहा है कि उनके ऊपर फसलें उगाई जाएंगी, क्योंकि हमारी पॉपुलेशन डे बाय डे बढ़ती जा रही है और इतनी बड़ी पॉपुलेशन को फीड कराने के लिए हमें खाना चाहिए, तो फसलें उगाने के लिए भी फॉरेस्ट को कट किया जा रहा है। ट्रीज आर कट डाउन टू बी यूज फॉर फायरवुड, तो फायरवुड की तरह या इंडस्ट्रियल एप्लीकेशंस के लिए भी जंगलों को काटा जा रहा है, ठीक है। और इसका कॉन्सिक्वेंसेस क्या, इसके क्या दुष्परिणाम हो सकते हैं डिफॉरेस्टेशन के? सो पहला है सॉइल इरोजन, इससे मिट्टी का कटाव होगा। मिट्टी को ये डिफॉरेस्टेशन, पेड़ जो है वो अपनी जड़ों से बांधे रखते थे, अगर वो पेड़ कट जाएंगे तो मिट्टी का कटाव बहुत तेज़ी से होगा, ईदर बाय विंड और ईदर बाय वाटर। और दूसरा है लॉस ऑफ बायोडाइवर्सिटी, अब पेड़ कट जाएंगे तो जो माइक्रो ऑर्गेनिज्म उनकी जड़ों में रहते थे वो ख़त्म हो जाएंगे, प्लस उन पेड़ों के ऊपर डिपेंडेंट जो भी एनिमल्स हैं, ठीक है, जैसे चिड़िया है वो वहाँ घोंसला बनाती है, उनके फल फूल और पत्ते खाने वाले कुछ जानवर होंगे, ठीक है। और उनके अगल बगल उन जंगल, जो जिस पेड़ से जो जंगल बना रहा था, उन जंगलों में रहने वाले जो एनिमल्स होंगे वो ख़त्म हो जाएंगे, ठीक है। सो लॉस ऑफ बायोडाइवर्सिटी होगी। फ्लड्स एंड ड्रॉट होगा, कभी सूखा पड़ेगा, कभी बाढ़ आएगी। क्लाइमेट चेंज ड्यू टू ग्लोबल वार्मिंग, अब पेड़ कटेंगे तो CO2 का अमाउंट बढ़ेगा,
तो उससे ग्लोबल वार्मिंग होगी। डिस्ट्रप्शन ऑफ वाटर साइकिल में डिस्ट्रप्शन होगा, कभी जब बारिश होनी होगी तब नहीं होगी और जब नहीं होनी होगी तब होगी। तो इस तरीके से वाटर साइकिल में डिस्ट्रप्शन आएगा। तो ये सारे कॉजेज़ हैं और कॉन्सिक्वेंसेज हैं डिफॉरेस्टेशन के। ठीक है, अब हम देखते हैं ई, व्हाट इज़ रेड डेटा बुक। रेड डेटा बुक क्या होती है? ठीक है, Red Data Book is a source of book that maintains an international list of all endangered animals and plant species. This book is maintained by IUCN, International Union for Conservation of Nature and Natural Resources. इसका फुल फॉर्म है इंटरनेशनल यूनियन फॉर कंजर्वेशन ऑफ नेचर एंड नेचुरल रिसोर्सेज। ठीक है, तो रेड डेटा बुक उन प्लांट्स एज वेल एज एनिमल्स स्पीसीज़ का एक लिस्ट तैयार करती है जो कि इंडेंजर्ड है, जो कि खतरे में है, जिनको कि बचाने की हमको ज़रूरत है। तो हर साल ये बहुत सारी स्पीसीज़ को उस रेड डेटा बुक में डालती है और बहुत सारी स्पीसीज़ जो कि अब इंडेंजर्ड के कैटेगरी से बाहर हो गए उनको बाहर निकाल देती है। ठीक है, एक लिस्ट मेंटेन करती है ये। फाइन, अब हम देखते हैं एक एफ क्वेश्चन है, व्हाट डू यू अंडरस्टैंड बाय द टर्म माइग्रेशन। आप माइग्रेशन टर्म से क्या समझते हैं? ठीक है, so migration refers to the movement of an organism or a group of organism from its natural habitat to another place at a particular time every year. Organism migrate from one place to another to avoid inhabitable climatic conditions or for breeding. तो माइग्रेशन जनरली बहुत वहाँ की क्लाइमेटिक कंडीशंस ख़राब हो गई होती हैं, टेम्परेचर बेसिकली, ठीक है, या वहाँ पे उनका एक पैटर्न है कि वो उस ठंडे टाइम पे वो ब्रीड नहीं कर सकते, तो वो दूसरी जगह पे जाके ब्रीड करते हैं जहाँ की जो इन्वायरमेंटल कंडीशन है वो सूटेबल हो। ठीक है, तो हर साल एक पर्टिकुलर टाइम ऑफ द ईयर पे ये माइग्रेशन करते हैं। जनरली आप बर्ड्स में ये माइग्रेशन पैटर्न फॉलो करते हुए देखते होंगे कि अक्टूबर नवंबर के महीने में इंडिया में बहुत सारी बर्ड्स आती हैं यूरोपियन कंट्रीज़ और रशिया से। ठीक है, अब हम देखते हैं क्वेश्चन नंबर 6, इन ऑर्डर टू मीट द एवर इंक्रीजिंग डिमांड इन वेरियस अब हम देखते हैं क्वेश्चन नंबर 6, इन ऑर्डर टू मीट द एवर इंक्रीजिंग डिमांड इन फैक्ट्रीज एंड फॉर शेल्टर ट्रीज आर बीइंग कट continuously cut. It is justified to cut trees for such project, discuss and prepare a brief report. तो हम कह रहे हैं कि हमारी डिमांड है, हमको फैक्ट्री लगाना है, हमको घर बनाना है, हमको जो है ज़मीनें चाहिए इन सब कामों के लिए। तो क्या जस्टिफाई है इन पेड़ों को काटना? हम कहेंगे ये भी तो ज़रूरी है ना, फैक्ट्री लगाना, घर बनाना, तो पेड़ को तो काटना ही पड़ेगा। ये जस्टिफाई है क्या? कैसे हम इसका आंसर लिखेंगे? ठीक है, और हमें कैसे समझना चाहिए? तो हम क्या समझेंगे कि नो, हमारा आंसर है नहीं, ये कहीं से भी जस्टिफाई नहीं है। नो, इट इज़ नॉट एट ऑल जस्टिफाइड टू कट ट्रीज टू मीट द एवर इंक्रीजिंग डिमांड ऑफ ह्यूमन पॉपुलेशन। क्योंकि ऐसा नहीं है कि हमने एक छोटा सा काट लिया प्लॉट तो अब हमारा काम चल रहा है, नहीं, हमें तो और चाहिए और चाहिए और चाहिए। मतलब हमारा डिमांड तो कभी रुकने ही वाला नहीं है। ऐसा नहीं है कि एक जंगल को काट करके हम शांत हो जाएंगे। हम कहेंगे अभी हमारा ना ये वाला काम रुक गया, हमें थोड़ा सा और चाहिए, फिर वो जब हो जाएगा अच्छा थोड़ा सा और चाहिए, तो ऐसे करते करते हम सब काट जाएंगे जंगल, है ना। तो इसी वजह से हम ये कह रहे हैं कि ये जस्टिफाइड नहीं है, क्योंकि हमारी डिमांड तो कहीं रुकने का नाम ही नहीं ले रही है। सो forests are the habitat of several organisms. Forests are the habitat of several organisms including wild animals. They provide us with good quality of air as they give out O2 and absorb the harmful CO2 gas from the atmosphere. In this process they prevent the excessive heating of the atmosphere. जैसे हमने पहले भी डिस्कस किया कि जो प्लांट्स होते हैं वो CO2 लेते हैं और ऑक्सीजन छोड़ते हैं। अब CO2 लेने से क्या होगा, CO2 जब वो ले लेंगे अपने अंदर तो CO2 एटमॉस्फेयर में नहीं रहेगी और हमारा जो इफ़ेक्ट कॉज करती है ग्रीन हाउस इफेक्ट, जिससे कि ग्लोबल वार्मिंग हो रही है, वो नहीं होगी, है ना। तो कितने काम के हैं ये पेड़। दे प्रिवेंट सॉइल इरोजन एंड नेचुरल क्लैमिटीज़। तो पेड़ों के रहने से नेचुरल क्लैमिटीज़ नहीं होती हैं, सॉइल इरोजन नहीं होता है, बाढ़ नहीं आती, सूखा नहीं पड़ता है। ठीक है, दे इंक्रीज द फर्टिलिटी ऑफ द सॉइल एंड हेल्प कंजर्व बायोडाइवर्सिटी। द कटिंग ऑफ फॉरेस्ट टू मीट द demands of growing human population will lead to global warming, soil erosion, greenhouse effect, drought, floods and many more problems. The destruction of forests will disrupt the balance of nature, hence forest must be conserved. इसलिए फॉरेस्ट जो है इतनी सारी चीज़ों से हमको उल्टा बचाती है। तो एक छोटी सी अपनी नीड पूरी करने के लिए हमें जो है इन
पेड़ों जो कि हमें इतने लॉन्ग हमारे इतने सारे पर्पस फुलफिल करते हैं, इतने लॉन्ग टाइम तक सर्व करते हैं, हम उनको काट दें, ये जस्टिफाइड नहीं है, बल्कि हमें ही थोड़ी सी अपनी इंजीनियरिंग और अपनी टेक्नोलॉजी और अपना दिमाग लगा के इसका कुछ ऑल्टरनेटिव सोल्यूशन निकालने की ज़रूरत है, ना कि पेड़ों को काटने की ज़रूरत है ना। जैसे पहले क्या था, सिंगल फ्लोर बिल्डिंग्स बनती थी, अब हम मल्टी स्टोरी बिल्डिंग बनाते हैं। तो मल्टी स्टोरी बिल्डिंग से कहीं ना कहीं हमने एक सोल्यूशन निकाला कि इतने सारे एरिया के जंगल काटने से अच्छा है कि मल्टी स्टोरी बिल्डिंग बनाओ, तो इससे क्या है, कम पेड़ कटेंगे, कम जगह में हम ज़्यादा लोगों को अकोमोडेट कर सकते हैं। तो दिस इज़ अ टेक्नोलॉजिकल सोल्यूशन, स्मार्ट सोल्यूशंस, फाइन। सो अब हम देखते हैं क्वेश्चन नंबर 7। हाउ कैन यू कंट्रीब्यूट टू द मेंटेनेंस ऑफ ग्रीन वेल्थ ऑफ योर लोकेलिटी, मेक अ लिस्ट ऑफ एक्शंस टू बी टेकन बाय यू। आप किस तरीके से अपने एरिया के ग्रीन वेल्थ मतलब पेड़ पौधे, ये भी एक संपत्ति है, पेड़ पौधे ये हमारे इन्वायरमेंट को मतलब बिल्कुल अच्छा बना के रखती हैं और कहीं ना कहीं हमारी हेल्थ को भी कंट्रीब्यूट करती हैं। अच्छी एयर होगी तो हमारी हेल्थ अपने आप अच्छी होगी, है ना। सो I can help in maintaining the green wealth of my locality by taking care of the plant and trees growing in or around my locality। आपके घर के बाहर निकलिए, आपके लोकेलिटी में, पार्क में कोई छोटा सा पेड़ लगा है, उसको गाय से, बकरी से खाने से बचाइए, ठीक है, और उसको पानी दीजिए समय समय पे, ताकि वो धीरे धीरे बड़ा होकर बड़ा पेड़ बन जाए। ऐसा ना हो कि वो छोटा सा पौधा लगाया नगर निगम ने या किसी और ने और वो पौधा सूख गया, है ना। सो यू कैन टेक केयर ऑफ अ सिंगल प्लांट। आप स्कूल जाते हैं, रास्ते में कोई पेड़ पड़ता है तो आप रोज़ उसको पानी देने का एक बीड़ा उठा लीजिए। इस तरीके से आपकी छोटा सा एफर्ट बहुत सारा काम करेगा। सोचिए एक पेड़ अगर रहेगा तो वो कितना सारा ऑक्सीजन छोड़ेगा और कितना सारा कार्बन डाइऑक्साइड एब्जॉर्ब करेगा, तो कितना वो उस एनवायरनमेंट की जो हेल्थ है उसको कितना ज़्यादा कंट्रीब्यूट करता है अच्छा बनाने में, ठीक है। सो आई कैन प्लांट मोर एंड मोर ट्रीज। आप ज़्यादा से ज़्यादा पेड़ भी लगा सकते हो। आई कैन ऑल्सो इंकरेज द पीपल इन माई लोकेलिटी टू प्लांट मोर ट्रीज फॉर by informing them about the importance of growing trees. I can make young children aware of the effects that deforestation has on our environment and on our planet. I can also ask them to water the plants daily, which will take very little time, ठीक है। आई बिलीव प्लांटिंग न्यू ट्रीज इज़ एज इम्पॉर्टेंट एज टेकिंग केयर ऑफ द एग्जिस्टिंग ट्रीज। नए पेड़ लगाना तो ज़रूरी है ही, लेकिन साथ में जो पेड़ लगे हुए हैं उनकी देखभाल भी करना उतना ही ज़रूरी है, ठीक है। सो अब हम देखते हैं क्वेश्चन नंबर 8। एक्सप्लेन हाउ डिफॉरेस्टेशन लीड टू रिड्यूस रेनफॉल। हमें बताना है कि कैसे डिफॉरेस्टेशन की वजह से रिड्यूस हो गई है रेनफॉल, बारिश का जो पैटर्न है वो बदल गया है, कम हो गया है, कैसे। सो डिफॉरेस्टेशन इज़ द रिमूवल ऑफ ट्रीज और अदर वेजिटेशन फ्रॉम एन एरिया फॉर इंडस्ट्रियल एग्रीकल्चर और अदर पर्पसेस। जैसे हमें पता है डिफॉरेस्टेशन का मतलब क्या होता है, पेड़ों का काटे जाना, जंगलों का काटे जाना, और इसके कारण हो सकते हैं इंडस्ट्रियल, एग्रीकल्चर एंड अदर पर्पसेस, ठीक है। सो प्लांट्स और ट्रीज अब्जॉर्ब CO2 फ्रॉम द एटमॉस्फेयर। हमने पहले भी डिस्कस किया कि प्लांट या ट्रीज जो होती है CO2 लेते हैं एनवायरनमेंट में से, ठीक है। So if plants are destroyed, then level of CO2 in the atmosphere will rise. The high level of CO2 in the atmosphere will trap more heat radiation, leading to global warming. This increase the temperature of the earth will disturb the natural water cycle. As a result, the disruption in the water cycle, there will be change in the rainfall pattern. The reduced amount of rainwater can cause droughts. तो इस वजह से जब कम बारिश होगी तो सूखा पड़ेगा, है ना। अब हम देखते हैं क्वेश्चन नंबर 9। फाइंड आउट अबाउट नेशनल पार्क्स इन योर स्टेट, आइडेंटिफाई एंड शो देयर लोकेशन ऑन द आउटलाइन मैप ऑफ इंडिया, ठीक है। सो अब हम नेशनल पार्क हमको लोकेट करने के लिए कहा गया है। तो जैसे मैं रहती हूँ दिल्ली के पास में, ठीक है, बठिंडा में, तो यहाँ से कॉर्बेट नेशनल पार्क पास में, आपके घर से भी बहुत सारे नेशनल पार्क पास होंगे, आप मैप में ढूंढिए जितने भी नेशनल पार्क्स हैं, ठीक है। सो वन ऑफ द नेशनल पार्क्स लोकेटेड नियर दिल्ली इज़ द कॉर्बेट नेशनल पार्क। आप उसकी लोकेशन दिल्ली में देख सकते हैं, यहाँ पे कॉर्बेट नेशनल पार्क की, ठीक है, आप इसको भी मार्क कर सकते हैं, ठीक है। सो आप अपने एरिया का जो पॉपुलर नेशनल पार्क है वो आप कर सकते हैं, राजस्थान के बच्चे कर सकते हैं, वहाँ काफ़ी नेशनल पार्क हैं, और जो पंचमढ़ी में रहते हैं, MP में रहते हैं, वो पंचमढ़ी नेशनल पार्क कर सकते हैं, ठीक है। इस तरीके से बोरी नेशनल पार्क, सॉरी। सो वाई शुड पेपर बी सेव्ड, प्रिपेयर लिस्ट ऑफ वेज बाय विच यू कैन सेव पेपर। पेपर को हमको क्यों बचाना चाहिए और क्या तरीके हैं जिससे कि आप पेपर को बचा सकते हैं, ठीक है। सो
पेपर शुड बी सेव्ड, इट टेक्स अराउंड 17 फुल ग्रोन ट्रीज टू मेक अ टन ऑफ। 1 टन पेपर बनाने में लगभग 17 बड़े बड़े पेड़ को काटना पड़ता है, तब जाके 1 टन पेपर बनता है। अगर आप पेपर को वेस्ट करेंगे तो सोचिए कितने सारे ट्रीज़ को कट करना पड़ता है उन पेपर को बनाने में, और जितनी ज़्यादा डिमांड आएगी पेपर की उतने ज़्यादा ट्रीज़ कटेंगे। अगर पेपर की डिमांड कम हो जाएगी तो ट्रीज़ का कटना भी बंद हो जाएगा ना। तो ये नीड है पेपर को जो है कम यूज़ करने में या बेकार का यूज़ नहीं करने में। तो अब तो डिजिटलाइजेशन आने से पेपर का यूज़ काफ़ी रिड्यूस हुआ है ना। मैंने कहा ना कि ह्यूमन के पास अगर भगवान ने बहुत ही स्मार्ट, इंटेलिजेंट और बहुत ही ज़्यादा जो है इस तरह का माइंड दिया है, ठीक है ना, यूनिक, सबसे अलग, सारे किसी एनिमल के पास इतना अच्छा माइंड नहीं है, इतना ब्रेन नहीं है। तो हमको जो है छोटी छोटी चीज़ों को बर्बाद और बेकार करने में अपना दिमाग लगाने से, एफर्ट्स लगाने से अच्छा है कि हमको उसका कुछ ऑल्टरनेटिव सोचना पड़ेगा और चाहिए। और हम यकीन करिए हमारे पास बहुत इंटेलिजेंट है और हम जो है उसको ऑल्टरनेटिव बहुत अच्छा सोच सकते हैं। और वो जो जिसका हम ऑल्टरनेटिव सोच रहे हैं और ऑल्टरनेटिव सोच के कुछ ऑल्टरनेटिव लाएंगे, हम ये पाएंगे कि जो हमने ऑल्टरनेटिव सोचा वो रियल से भी बेहतर है ना। जैसे अब डिजिटल है हम, तो अब हमें बुक्स की वैसी फिज़िकल बुक्स होने की ज़रूरत नहीं है, हमारे पास PDF बुक्स हैं, हम उसको जहाँ मर्जी जहाँ चाहे जैसे चाहे लेके जा सकते हैं, अपने मोबाइल फ़ोन में, लैपटॉप में, या फिर जो है अपने iPad में, ठीक है। तो इस तरीके से लेके जा सकते हैं बहुत ईजीली। जैसे आप कहीं छुट्टी जाते हैं तो आप 4 बुक ले लेंगे, तो आपके मम्मी पापा कहेंगे कि 4 बुक्स क्यों लिया, तुम तो पढ़ते ही नहीं हो, 1 किलो बहुत भारी हो गया बैग। लेकिन अगर आप अपने मोबाइल फ़ोन या टैबलेट में बुक्स PDF फॉर्म में लेके जा रहे हो तो नोबडी इज़ गोइंग टू आस्क यू कि आपने टैबलेट क्यों लिया है। टैबलेट तो बहुत छोटी सी डिवाइस है, लेकिन उसमें आप 10-20 बुक ले सकते हो और उसका जो मर्जी है चैप्टर जहाँ मर्जी है जैसे चाहे पढ़ सकते हो, है कि नहीं। आप जो मर्जी है लिख सकते हो, नोटबुक कैरी करने की भी ज़रूरत नहीं। तो कितना पेपर भी सेव हुआ और ये उससे बेहतर हुआ, है ना। तो ऐसे ही हम अगर थोड़ा सा सोचें तो हम बहुत सारे बेटर सॉल्यूशंस क्रिएट कर सकते हैं। सो वेज बाय विच पेपर कैन बी सेव्ड, कलेक्ट यूज्ड पेपर एंड रिसाइकिल इट। तो हम जो यूज पेपर है उसको रिसाइकिल कर सकते हैं। यूज़ बोथ साइड्स ऑफ द पेपर फॉर राइटिंग, हम पेपर के दोनों साइड को यूज़ कर सकते हैं राइटिंग के लिए। स्प्रेड अवेयरनेस अबाउट द इम्पॉर्टेंस ऑफ पेपर, यूज़ पेपर इंटेलिजेंटली, पेपर को इंटेलिजेंटली यूज़ करिए, अवेयरनेस लोगों में करिए कि पेपर को बर्बाद ना करें, ठीक है। अब हम देखते हैं क्वेश्चन नंबर 11, कंप्लीट द वर्ड पजल डाउन, ठीक है। स्पीसीज ऑन द वर्ज ऑफ एक्सटिंक्शन, जो स्पीसीज जो एक्सटिंक्शन के कगार पे होती हैं उसको क्या कहते हैं। जो स्पीसीज एट द वर्ज ऑफ एक्सटिंक्शन होती हैं उसको क्या कहते हैं, इंडेंजर्ड। तो ये ऊपर से नीचे है, ठीक है। तो इंडेंजर्ड, ENDANDGERED, इंडेंजर्ड, ठीक है। और ए बुक कैरिंग इंफॉर्मेशन अबाउट इंडेंजर्ड स्पीसीज दो में, तो वो है रेड डेटा बुक, RED, रेड डेटा बुक, ठीक है, रेड डेटा बुक। सो कॉन्सिक्वेंसेज ऑफ डिफॉरेस्टेशन 5th में है। डिफॉरेस्टेशन के क्या कॉन्सिक्वेंसेज हो सकते हैं ये अभी यहाँ से नहीं पता चल रहा है, हम जब अक्रॉस देखेंगे तब पता चलेगा, ठीक है। सो इसमें पहले में देखते हैं स्पीसीज विच हैव वैनिश, जो हम ख़त्म हो चुकी हैं उसको क्या कहते हैं, एक्सटिंक्ट। जो ख़त्म हो चुकी हैं, वैनिश हो चुकी है उसको एक्सटिंक्ट कहते हैं। तो यहाँ पे एक्सटिंक्ट आ गया। स्पीसीज फाउंड ओनली इन ए पर्टिकुलर हैबिटेट, वो स्पीसीज जो कि एक पर्टिकुलर हैबिटेट में ही पाई जाती हैं उसको क्या कहते हैं, ठीक है। अक्रॉस ये है, वो है एंडेमिक, किसी पर्टिकुलर एरिया में ही पाई जाती हैं। वैरायटी ऑफ प्लांट्स, एनिमल्स एंड माइक्रो ऑर्गेनिज्म फाउंड इन एन एरिया, वैरायटी ऑफ प्लांट्स एंड एनिमल्स एंड माइक्रो ऑर्गेनिज्म फाउंड इन एन एरिया। तो 4th ये है बायोडाइवर्सिटी, ठीक है, बायोडाइवर्सिटी कहते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं आंसर में इंडेंजर्ड, रेड डेटा बुक और डेजर्ट्स। हाँ, 5th में जाएगा डेजर्ट, जो कि एक कॉन्सिक्वेंस है डिफॉरेस्टेशन का। फाइन, तो ये तो आंसर हो गया इन सब का कि पहले में इंडेंजर्ड, फिर रेड डेटा बुक, फिर डेजर्ट, फिर एक्सटिंक्ट, फिर एंडेमिक एंड देन बायोडाइवर्सिटी। सो आई होप कि आपको ये क्वेश्चन आंसर डिस्कशन अच्छे से समझ में आया होगा। एंड स्टिल इफ़ यू हैव एनी डाउट्स देन यू कैन राइट इन द कॉमेंट सेक्शन, I will surely reply. Thank you.